शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा इस शिक्षा सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सत्र में हम लोगों ने यह जाना और समझा था कि अल्पर्ट की थियरी क्या है और उसकी क्या खासियतें हैं और किन बिंदुओं पर उसकी आलोचना की गई है। इस शिक्षा सत्र में हम लोग यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैटल का शील गुण सिद्धांत क्या है। कैटल के द्वारा व्यक्तित्व के अध्ययन करने का प्रमुख लक्ष्य यह भविष्यवाणी करना था कि किसी उत्तेजना की स्थिति में या किसी स्टिमुलस की उपस्थिति में, किसी दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा। कैटल महोदय ने अपने इस थियरी को देने में इस बात का ध्यान रखा था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में हम लोग भविष्यवाणी कर सकें कि किसी पर्टिकुलर दी हुई स्थिति में वह किस प्रकार से व्यवहार करेगा। कैटल ने अपने अध्ययन में सामान्य लोगों को शामिल किया और उनका यह मानना था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने अथवा सुधार करने से पहले उसके व्यक्तित्व के सूचकों का अध्ययन कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदि परिवर्तन लाना है या इम्प्रूवमेंट लाना है तो उससे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना आवश्यक है कि उसके पर्सनालिटी के इंडिकेटर्स क्या हैं और उनके पर्सनालिटी के इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करके ही हम उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैटल ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए कारक विश्लेषण नामक स्टैटिस्टिकल टूल का उपयोग किया। उन्होंने कारक विश्लेषण के लिए 3 प्रकार के स्रोत का सहारा लिया था। पहला स्रोत जो था वह जीवन अभिलेख था, जिसे लाइफ रिकॉर्ड्स कहते हैं। दूसरा आत्म रेटिंग था, जिसे सेल्फ रेटिंग कहते हैं। और तीसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण था, जिसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। इसे शॉर्ट में एल रिकॉर्ड्स, एस रेटिंग और ओ टेस्ट भी कहते हैं। प्रारंभ में कैटल ने कारक विश्लेषण के द्वारा कुल मिलाजुलाकर 4500 शील गुणों का अध्ययन किया और अंत में कैटल ने 36 सतही शील गुण निर्धारित किए, जिन्हें व्यक्तित्व का निर्धारक माना गया, जिन्हें पर्सनालिटी इंडिकेटर माना गया। इसके लिए कैटल का यह मानना था कि कोई भी व्यक्ति एवं दी हुई परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करेगा एवं इसके बारे में पहले से पता लगाया जा सकेगा, और इसके लिए उन्होंने व्यक्ति, परिस्थिति तथा इन दोनों की अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। उनका यह मानना था कि कोई भी इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से व्यवहार करेगा, यह डिपेंड करता है उस व्यक्ति और उस परिस्थिति के बीच के इंटरेक्शन पर, उस व्यक्ति और उस परिस्थिति के बीच के अंतःक्रिया पर। और उन्होंने इस विचार को गणितीय सूत्र के माध्यम से, मैथमेटिकल फार्मूला के माध्यम से व्यक्त किया, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल f और ब्रैकेट में P, S ब्रैकेट क्लोज। कैटल के अनुसार शील गुण के क्या क्या प्रकार थे, कितने प्रकार उन्होंने कुल मिला जुलाकर अपने निबंधों में, अपनी पुस्तकों में वर्णित किए, उनकी एक बार चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं। कैटल के अनुसार जो शील गुण थे, वो पहला शील गुण जो था वो था सामान्य शील गुण, जिसे कॉमन ट्रेट कहते हैं। दूसरा अद्वितीय शील गुण, जिसे यूनिक ट्रेट कहते हैं। तीसरा योग्यताशील गुण, जिसे एबिलिटी ट्रेट कहते हैं। चौथा स्वभावशील गुण, जिसे टेम्परामेंट ट्रेट्स कहते हैं। पांचवा गतिशील गुण, जिसे डायनेमिक ट्रेट्स कहते हैं। छठा सतहशील गुण, जिसे सरफेस ट्रेट्स कहते हैं। सातवां स्रोतशील गुण, जिसे सोर्स ट्रेट्स कहते हैं। आठवां शारीरिक शील गुण, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स कहते हैं। और नौवां पर्यावरण आधारित शील गुण, जिसे एनवायरमेंट मोल्ड ट्रेट्स कहते हैं। पहला शील गुण जो सामान्य शील गुण था, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमन ट्रेट्स कहते हैं, वह ऐसे शील गुण जिनका कुछ अंश सभी व्यक्तियों में अवश्य ही पाया जाता है को कहा जाता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि की कुछ न कुछ मात्रा तो होती ही है, इंटेलिजेंस जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ होता ही है, और प्रत्येक व्यक्ति में बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कुछ गुण
जरूर विद्यमान होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अंतर्मुखी भी अवश्य होता है। तो ये जो गुण हैं वो सामान्य शील गुण की श्रेणी में रखे गए। दूसरा जो शील गुण था वो अद्वितीय शील गुण था, जिसे यूनिक ट्रेट कहा गया। ऐसे शील गुण जो एक अथवा कुछ ही व्यक्तियों में विद्यमान हो, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिनका टेनिस में इंटरेस्ट होता है, या हो सकता है कि राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जिसे यूनिक ट्रेट कहते हैं और ये इंडिविजुअल में यूनिकनेस को इंडिकेट करते हैं। तीसरा शील गुण जो है वो योग्यताशील गुण है, जिसे एबिलिटी ट्रेट्स कहते हैं। ऐसे शील गुण जो हमारे कौशलों का वर्णन करते हैं, जो हमारे स्किल्स का वर्णन करते हैं और ये बताते हैं कि हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को कितनी कुशलता के साथ करने में सक्षम हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कई खिलाड़ियों के बारे में कहते हैं कि यह बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन हम कहते हैं कि लेकिन यह खिलाड़ी जो है अपने टैलेंट का उपयोग नहीं कर पा रहा है। कई बार हम लोग कहते हैं कि कई विद्यार्थी जो है वो पढ़ने लिखने में बहुत बेहतर होते हैं, फिर अध्यापक कहता है कि ये पढ़ने में तो ठीक है लेकिन अपने टैलेंट का बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, तो इसे योग्यताशील गुण के अंतर्गत रखते हैं। चौथा शील गुण जो था वो स्वभावशील गुण था, जिसे टेम्परामेंट ट्रेट्स कहते हैं। ऐसे शील गुण जो हमारे द्वारा हमारे पर्यावरण के प्रति की गई अनुक्रिया की सामान्य व्यवहार शैली का विवरण होते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में कोई किस तरीके का इमोशनली रिएक्ट करता है वह इस श्रेणी में आता है, या हम कहते हैं कि एनर्जी लेवल किसी भी व्यक्ति का किसी परिस्थिति विशेष में किस प्रकार का है, यह सब जो है स्वभावशील गुण के अंतर्गत आते हैं। पांचवा गतिशील शील गुण था, जिसे डायनेमिक ट्रेट्स कहते हैं। और ऐसे शील गुण जो व्यवहार के लिए चालक बल का कार्य करते हैं, ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं, ये हमारी प्रेरणाओं, रुचियों और महत्वाकांक्षाओं को परिभाषित करने का कार्य करते हैं। इसमें हम लोग इंटरेस्ट या अपने मोटिवेशन लेवल को शामिल कर सकते हैं। कैटल ने गतिशील शील गुण के 3 प्रकार बताए हैं। पहला जो प्रकार बताया उन्होंने अर्ग्स कहा, दूसरा मनोभाव कहा और तीसरा मनोवृत्ति कहा। अर्ग, सेंटिमेंट और एटीट्यूड। अर्ग के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि अर्ग शब्द ग्रीक भाषा के एर्गोन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कार्य या ऊर्जा। कैटल का मत है कि यह अर्ग एक गतिशील शील गुण है जो कि उसके स्वामी को अन्य की तुलना में कार्यक्षमता अथवा बुद्धि में श्रेष्ठ बनाता है। ये प्रेरणा की बुनियादी जन्मजात इकाइयां होती हैं। जब हम कुछ लोगों को स्वप्रेरित कहते हैं तो हम उसके अर्ग की बात कर रहे होते हैं। यह एक शरीर गठनात्मक स्रोत शील गुण है और इन्होंने 11 प्रकार के अर्ग बताए हैं, जिसमें उत्सुकता, यौन, सामुदायिकता, बचाव, आत्मदृढ़ कथन, सुरक्षा, भूख, क्रोध, विरक्ति, आग्रह और आत्मविनम्रता शामिल है। दूसरा जो है वो है मनोभाव, जिसे हम सेंटिमेंट कहते हैं। ये वातावरण जनित शील गुण होते हैं जो कि सामाजिक अथवा शारीरिक क्रियाओं, कार्यों के फलस्वरूप अर्जित होते हैं। ये सीखी हुई अभिवृत्तियों का ऐसा पैटर्न होते हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष जैसे व्यक्ति के समुदाय, संबंधी, व्यवसाय, धर्म आदि पर केंद्रित होते हैं। तीसरा मनोवृत्ति है, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। व्यक्ति द्वारा किसी क्षेत्र, वस्तु या अन्य व्यक्ति में दिखलाई गई अभिरुचि से इसका संदर्भ होता है और यह किसी स्पष्ट व्यवहार के रूप में होती है, जिसे ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं हम, उसके रूप में होती है। छठा उन्होंने सतहशील गुण बताया, जिसे सरफेस ट्रेट्स कहते हैं। इस तरह का शील गुण व्यक्तित्व के ऊपरी सतह पर होता है और इसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, जैसे चिंता, अनिर्णय, अज्ञात भय, मतलब ऐसा भय जिसका कारण पता न हो, सत्यनिष्ठा आदि सरफेस ट्रेट के बेहतर उदाहरण हैं। सातवां शील गुण स्रोत शील गुण है, जिसे सोर्स ट्रेट कहते हैं। यह शील गुण व्यक्तित्व के भीतरी सतह पर होते हैं, अतः इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। ये शील गुण स्थिर और स्थायी होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति का कोई एक स्रोत निर्धारित नहीं होता, जैसे सामुदायिकता, निस्वार्थता, मित्रता इत्यादि। आठवां शील गुण शारीरिक शील गुण है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स कहते हैं। ऐसे शील गुण
जो जैविक स्थितियों में उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे जन्मजात ही हों, जैसे शराब का अधिक सेवन, लापरवाह होना, बातूनीपन एवं अस्पष्ट उच्चारण का कारण। 9वां जो शील गुण है वह है पर्यावरण आधारित शील गुण, जिसे एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स कहते हैं। ऐसे शील गुण जिनकी उत्पत्ति हमारी चारों ओर मौजूद वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप होती है और उसे हम पर्यावरण आधारित शील गुण कहते हैं, जैसे व्यक्ति की बोलचाल का ढंग, भाषा का टोन, भाषा का सभ्य या असभ्य होना, बड़ों का सम्मान करना, चरण स्पर्श करना, यह जो है पर्यावरण आधारित शील गुण के उदाहरण हैं। कैटल का ट्रेट थियरी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास और क्रांतिकारी था कि कैटल ने आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के सापेक्ष महत्व ज्ञात करने के लिए मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस का प्रयोग किया था और इसीलिए इसकी प्रशंसा भी की जाती है। और इस विधि में उन्होंने एक ही परिवार के जो साथ साथ बड़े हुए हों या अलग अलग बड़े हुए हों, या अगल बगल के परिवार जो साथ साथ या अलग अलग बड़े हुए हों, की तुलना की है। और इस अध्ययन में आइडेंटिकल ट्विन्स को भी उन्होंने शामिल किया। इस अध्ययन के अंत में परिणामों के आधार पर कैटल महोदय ने यह कहा कि शील गुणों के विकास में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कैटल ने 3 स्रोतशील गुणों का अध्ययन किया, जिसमें अहम शक्ति ईगो स्ट्रेंथ, पराहम शक्ति सुपर ईगो स्ट्रेंथ और स्व मनोभाव सेल्फ सेंटिमेंट को शामिल किया। मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस के उपयोग के बाद उन्होंने यह पाया कि पराहम शक्ति, जिसे हम सुपर ईगो स्ट्रेंथ कहते हैं, 65% पर्यावरणीय प्रभावों से होती है, न कि आनुवांशिकता से, जबकि अहम शक्ति एवं मनोभाव आनुवांशिकता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लगभग 20 वर्षों के गहन कारक विश्लेषणात्मक अनुसंधान, जिसे हम इंटेंसिव फैक्टर एनालिटिक रिसर्च कहते हैं, के उपरांत कैटल ने व्यक्तित्व के 16 बुनियादी कारकों की पहचान की और इन व्यक्तित्व के कारकों को 16 पर्सनालिटी फैक्टर, जिसे हम 16 PF कहते हैं, 16 PF क्वेश्चनर कहते हैं, उसके नाम से भी जाना जाता है। और यह जो क्वेश्चनर था पर्सनालिटी के अध्ययन की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लोकप्रिय योगदान भविष्य में साबित हुआ। हम कैटल के सिद्धांत का जब मूल्यांकन करते हैं तो यह पाते हैं कि कैटल का सिद्धांत जो था वो मुख्यतः आनुभाविक आंकड़े पर आधारित था, जैसे हम इंपीरियल डेटा कहते हैं। दूसरी खास बात जो इसकी थी कि यह कारक विश्लेषण मतलब फैक्टर एनालिसिस का उपयोग किया था, जो कि एक हायर स्टैटिस्टिकल संदर्भ था, हायर स्टैटिस्टिकल टूल था। और इसके द्वारा उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से कारक व्यक्तित्व के निर्धारण में जिम्मेदार हैं और किस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी दी हुई परिस्थिति में रिएक्ट करेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण था इसका, वह था शोध गुण। इस सिद्धांत ने भविष्य में पर्सनालिटी पर होने वाले शोधों को एक नई दिशा प्रदान की और इसीलिए इसका रिसर्च वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ और इसे बहुत साइकोलॉजी की दुनिया में, मनोविज्ञान की दुनिया में मान्यता प्रदान की गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।